हेलो दोस्तों, मेरा नाम अज़हर है और आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू पर बात करने वाला हूं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अमित दत्ता, जो कि एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है और इनसे बात करेंगे। और ये रिसर्चर भी है, बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और दीगर ना जाने बहुत कितनी चीज़ों पर ये काम करते हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी है। इनसे बात करते हैं। ये एमआर वैक्सीन अभी दी जा रही है स्कूलों के अंदर और लगभग हर एक स्कूल के अंदर, हर स्कूल के अंदर हमारे ख़ास करके बंगाल में और पूरे भारत में दी जा रही है। तो एमआर वैक्सीन देने के ताल्लुक से जो है, आखिर सरकार की इतनी जल्दबाजी क्यों है? और ये कहा जा रहा है कि जो पहले वैक्सीन जिनको दी गई है बचपन में, उनको देने के बावजूद भी, वो लेने के बावजूद भी ये एमआर वैक्सीन फिर से लेना पड़ेगा। और इस किस्म के स्कूलों के अंदर जो है, पेरेंट्स को और दीगर जो गार्जियंस हैं उनको बताया जा रहा है कि हर बच्चों को लेना पड़ेगा। तो इसकी जो मेडिकल आस्पेक्ट्स है, हेल्थ आस्पेक्ट्स है और इसकी जो कानूनी पहलू है, आखिर वैक्सीन लेना जो है कहाँ तक मैंडेटरी है या वॉलंटरी है, इन सारे आस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। तो बात को लंबी ना करते हुए अमित दा से डायरेक्ट पूछते हैं। तो अमित दा, ये पिछले 2-2.5 सालों से जो है, ये आखिर हमारे देश के अंदर और दुनिया के अंदर ये चल क्या रहा है कि वैक्सीन्स पर वैक्सीन लगाई जा रही है। बच्चों को, बड़ों को, नौजवानों को, बूढ़ों को, जो उम्र दराज है उनको, सारे लोगों को वैक्सीन्स दी जा रही है। और इससे जो है बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो रहे हैं, ये सुनने में आ रही है। यहाँ तक कि मौतें भी हुई है। पिछले 2 दिन पहले जो है, या 1 दिन पहले जो है, ये एक कूच बिहार से एक मौत की खबर आई है और दीगर डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मौतों की खबर आ रही है। और बच्चों की तबीयत ख़राब होने की भी जो खबरें आ रही हैं, हॉस्पिटलाइज्ड होने की खबरें आ रही हैं। आखिर अमित दा, ये चल क्या रहा है? 2-2.5 साल से जो है ये क्या हो रहा है? 2-2.5 साल से जो चल रहा है वो एक संख्या का खेल है। इसके पीछे पैसे का भी खेल है। संख्या का खेल इसलिए अच्छा, है, पैसे का भी खेल है। पैसे का भी खेल है। अच्छा। संख्या का ख्याल इसलिए है क्योंकि अगर आप लार्ज नंबर ऑफ आदमी को या लोगों को वैक्सीन लगाओगे तो इसके पीछे जो पैसे का खेल है, तो पैसे का अमाउंट भी बढ़ता है। इसका मतलब कि आपके मुनाफा भी बढ़ता रहता है। जो भी इंटरनेशनल और नेशनली हमारे देश में जितने भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन लोगों का मुनाफा बढ़ता जाता है। बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये लोग एक से ज़्यादा एक वैक्सीन्स को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। जबकि बच्चों के वैक्सीन्स के बारे में अगर बोले तो बच्चों का एक जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, उसमें कुछ वैक्सीन्स चलते हैं। वो एक फिक्स्ड पॉपुलेशंस के ऊपर वो चाहता है। यही जो सिलसिला है, ये लोग अभी पूरा मास पॉपुलेशंस के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर कोई भी वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करे तो वो अगर फिक्स्ड मास पॉपुलेशन के अंदर चला जाता है, मतलब कि 80% 85% मास पॉपुलेशन के ऊपर जाता है, तो इसके अंदर जो पैसों का खेल है वो फिक्स्ड पैसों का खेल रहता है। तो चलिए, इसकी जो हेल्थ के एस्पेक्ट है, जो हेल्थ की जो पहलू है, उस पर भी आप ज़रा बोल दें, चूँकि आप इन सारी चीज़ों पर जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है, वायरस को लेकर के रिसर्च करते हैं। हेल्थ इश्यूज़ पर क्या इसका जो असर है, असर होने वाला है? ये 2 साल से जो चल रहा है, तो उससे पहले कोविड वैक्सीन था, उसको लेके आज बोलने का कुछ नहीं है। लेकिन अभी जो ये एमआर वैक्सीन है, पहले ये एमएमआर वैक्सीन हुआ करता था, अभी ये एमआर वैक्सीन है जी। मीजल्स और रूबेला के लिए। मीजल्स जो कि हम लोग हार्म के हिसाब से जानते हैं, हार्म डिजीज़, और रूबेला जिसको पहले क्या बोला जाता था, जर्मन मीजल्स। थोड़ा सा इंटरप्ट करते हैं आपको कि इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि कोविड के दौर में एक बहुत बड़ा आउटब्रेक कहा जाता है कि कोविड आया। उसके बाद जो है 3-4 महीने के अंदर हमारे यहाँ जो सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, उसने उस वक्त दावा किया था कि हम लोग 3-4 महीनों के अंदर जो है 5 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन जो है, वायल्स जो है, तैयार कर चुके थे। तो आखिर ये जो वैक्सीन्स दी जा रही है अभी, तो इसके पीछे इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है? देखिए, ये चीज़ इससे पहले भी लागू हुआ था। मतलब कि ये तो एक एक्स्ट्रा, अभी तो कोई आउटब्रेक नहीं आया, तो एमआर वैक्सीन क्यों दिया? आउटब्रेक नहीं आया क्योंकि एमआर वैक्सीन का जो केस है थोड़ा सा अलग है। क्योंकि एमआर वैक्सीन वैसे भी बच्चों को शेड्यूल वैक्सीनेशन में दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर स्टेट्स इससे पहले, मतलब 2015 से पहले, इस एमआर वैक्सीन को उस तरीके से शेड्यूल वैक्सीन में नहीं देते थे। बंगाल में भी नहीं दिया जाता था। लेकिन अभी एमआर वैक्सीन कहीं कहीं स्टेट्स में
9 महीने के बाद बच्चों को ये दिया जाता है, 2 डोजेस दिया जाता है। लेकिन वो चीज़ जो ये वाला वैक्सीन है, ये एक एक्स्ट्रा कैंपेन है कि वो 2 वैक्सीन देने के बाद ये वाला वैक्सीन डोज भी 9 महीने से 15 साल के बीच के जो बच्चे हैं इन लोगों को लगाया जाएगा। मतलब कि एक बूस्टर डोज जैसा आप बोल सकते हो या प्रिकॉशनरी डोज जैसा बोल सकते हो। लेकिन मैं जो एपिडेमियोलॉजिकल बात जो है वो जो बोल रहा था मिजल्स के बारे में, जिसको हार्म कहा जाता है, हम लोग देखे हैं हमारे बचपन में, मेरे को भी हार्म्स हुआ है, मेरे परिवार में दूसरे लोगों को भी हार्म्स हुआ है, दूसरे लोगों को भी हम लोग देखते थे। आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले ये हम सबको होता था। लेकिन हम का जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टेटस है ये बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, और इसका जो इफ़ेक्ट है खासकर कुछ चीज़ के लिए, कुछ बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होता है या इसका सीरियस इफेक्ट आता है, जिसमें मैल न्यूट्रिशन है, जिन लोगों में कोई सीरियस प्रॉब्लम ऑलरेडी पहले से है, या इम्यून कॉम्प्रोमाइजिंग प्रॉब्लम है, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कोई इन्फेक्शंस है, या इससे पहले बच्चे निमोनिया या दूसरा कोई भी डिजीज़ में वो लोग अटैक था, और इसके वजह से उन बच्चों में ही ये प्रॉब्लम आ सकता है। ज़्यादातर देखा गया है कि मेजल्स यानी कि हम के जो वायरस है, ये वायरस उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। दूसरा मैं जो बोल रहा था कि रूबेला का एक नया चीज़ है, क्योंकि कोविड में जैसे बोला गया था, वो कोविड वायरस जो था वो कॉमन कोरोना वायरसेस था, और इसमें ये है जर्मन मीजल्स, यानी कि मीजल्स वायरस का ही एक जर्मन स्ट्रेन, यूरोपियन स्ट्रेन है। वो बहुत ही वीक स्ट्रेन है, इसका लक्षण भी थोड़ा अलग होता है मीजल्स के हमसे, लेकिन इतना ज़्यादा ये इफेक्टिव तो इससे नहीं क्या है। ये जो नहीं, ये जो मैं बोल रहा था कि नया खेल जो है, ये नाम का खेल जो है, अच्छा। रूबेला का एक नया नाम दे दिया गया अच्छा। है। इसके वजह से क्या हुआ कि लोगों में एक अलग चमक आ रहा है कि रूबेला क्या है, ये कौन सा डिजीज है, आ गया अचानक से, हम लोगों को ये क्या बच्चों के लिए खतरा है। ये एक नया ट्रिक्स है, मार्केटिंग का नया ट्रिक्स है। जबकि ये चीज़ अगर जर्मन मीजल्स बोला जाता तो लोगों में उतना ज़्यादा दहशत नहीं होता। अच्छा, ये दहशत आप क्या समझते हैं? दहशत का एक खेल खेला जा रहा है, दहशत पैदा करने का खेल इसलिए रचा जा रहा है क्योंकि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ पॉपुलेशन के अंदर, जो मैंने बोला ना, इसमें पैसा और संख्या का खेल है, नंबर्स का गेम है। इस फिक्स नंबर ऑफ पॉपुलेशन के अंदर ये अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम मस वैक्सीनेशन के तहत लगाया जाए तो उसी में मुनाफा है। और जबकि ये एक्स्ट्रा डोजेस प्रोग्राम है, जैसे हम लोग पोलियो में देखते हैं, हर साल ये पोलियो का डोजेस लगाया जाता है, उसमें वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स लोगों का जो प्रोक्योरमेंट है वो फिक्स्ड है सरकार के लिए। इसमें भी अगर ये एक्स्ट्रा 15 साल में ये लगाया जाए, मतलब 9 महीने से 15 साल के बीच में बच्चों के, अगर इसमें कुछ छोटा छूट जाता है, कोई जगह पे कुछ मीजल्स केसेस आता है, दोबारा सा दिखा दिया जाएगा कि इसको फिर से दोबारा कैंपेनिंग चाहिए। मतलब कि ये हर साल का एक माजरा चलेगा, ये एक नंबर और फिक्स्ड नंबर और अमाउंट, मतलब ये रेगुलर बेसिस में इसको जो है एक ये मुनाफाखोरी का, और कुछ फार्मा कंपनीज जो ये सब बनाती है। मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ। पहले ये 2018 साल में वेस्ट बंगाल में होता था, पता नहीं कौन सा कारण से ये बंद हो गया, सरकार भी यही बोलता है कोई अननोन रीजन से ये बंद हो गया, लेकिन जबकि इसके पीछे दूसरा भी कारण है। उस समय जो मीजल्स वैक्सीन आता है, अभी जो सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल के जो वैक्सीन अनुमोदित है, उसमें जो देखा गया है, जो वैक्सीन आता था ट्रेसीवैक, एमआरवैक, इनका जो प्राइस है, ये प्राइस पहले 2018 साल से पहले 2015 साल में ये 126 रुपये था। अच्छा। अभी ये ट्रेसीवैक और एमआरवैक का एक सिंगल पैक आता है 400 से 600 रुपये का। अच्छा। जबकि ट्रेसीवैक इम्पोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए है, और एमआरवैक यहाँ पे यूज़ होता है। अब कौन सी कंपनी का ये 5 वैक्सीन का वायल्स यूज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट इस कैंपेनिंग में, तो ये 5 वैक्सीन का प्राइस कम से कम 1,500 रुपये होगा। इसका मतलब आप देखिए, जो 150 रुपये का या 25 रुपये का जो वैक्सीन था, अब 2 या 3 साल या 4 साल बाद ये 1,500 रुपये का अमाउंट होता है। इसे सरकारी प्रोक्योरमेंट में थोड़ा कम करके ये लेंगे, मतलब ये तो पैसे का ही खेल है। चलिए, आप तो एक पहलू बता दिए जो कि बिजनेस और पैसे का खेल बता रहे हैं, मगर इसका जो हेल्थ एस्पेक्ट्स है, जो इससे जो जैसे कोविड के मामले में हम लोगों ने देखा कि AEFI का जो मामला है, जो आफ्टर इम्यूनाइजेशन का जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसमें भी बच्चों को जो है
प्रायर कोई टेस्ट नहीं किया जाता है, एट रैंडम दिया जा रहा है कि कौन बच्चे का क्या कॉम्प्लिकेशंस है, पहले से मेडिकली क्या वो लेने के लिए फिट है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए एट रैंडम दिया जा रहा है। मतलब बंगला में बोलते गोड़े गुरु छागोलेर मतो। तो इस तरह से आखिर मामला क्या है? दूसरी हेल्थ एस्पेक्ट ये है, दूसरा जो इसका कानूनी पहलू जो है, जिस तरह से स्कूलों के अंदर टीचर्स और हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर्स जो है, स्कूल के जो इंस्टीट्यूशनल जो हेड है, वो लोग ज़बरदस्ती और जोर लगा रहे, पीछे से एक ये क्रिएट कर रहे हैं कि हवा क्रिएट कर रहे हैं कि इसको लेना ही पड़ेगा। तो इसका दोनों एस्पेक्ट जो है जल्द से जल्द अमित दा बोलिए कि इसका जो साइड इफेक्ट्स का जो मामला और इसकी जो कानूनी पहलू क्या है। पहले मैं साइड इफ़ेक्ट्स का मामला बताता हूँ। पहला सवाल आपका उसका वही था। साइड इफ़ेक्ट का जो है 3 पहलू हैं। एक है कि जो AEFI के बारे में आप बोले, यानी कि एडवर्स इफेक्ट। दूसरा कि साइड इफ़ेक्ट यानी कि माइनर इफ़ेक्ट्स। तीसरा है कि कौन लोग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। इसको मेडिकली क्लिनिकल लैंग्वेज में इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन बोलते हैं। तो जो लोग, अगर मज़े की बात यह है कि जो वैक्सीन दिया जा रहा है, कौन से कंपनी का, कौन सी मैन्युफैक्चरर्स का वैक्सीन है, ये हम लोग नहीं जानते हैं। सरकार इसको खोल के किसी जगह पे बताया नहीं। कानूनी पहले में आने के समय आपको मैं बताऊंगा क्यों नहीं सरकार बताती है, क्यों नहीं सरकार इस चीज कानूनी जगह बात कानूनी वाला चीज़ में आने से मैं बताऊंगा कब कि ये हम लोगों को पता नहीं कौन सा चीज़ है। अगर मैं मान लूँ कोई भी एक कंपनी का ये चीज़ आ रहा है, जैसे कि 2 वैक्सीन का नाम मैंने लिया, इमारवैक तो और टेसीवैक। तो इमारवैक अगर होता है या टेसीवैक अगर होता है, ये सारे के सारे वैक्सीन एटेन्यूएटेड वायरस से बनाया हुआ है, यानी कि लाइव वायरस। एटेन्यूएटेड वायरस, हाँ जी। तो इसमें लाइव वायरसेस, इसमें जो है 2 चीज़ किया जाता है। पहली है कि एक डाइल्यूटर रहता है और एक रहता है कि पाउडर, जिसमें वो लाइव वायरस रहता है, लाइफोलाइज्ड पाउडर। अब उन दोनों को मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद वो इंजेक्शन डाला जाता है। तो इसमें जो है पर्टिकुलरली जो मैंने बताया कि कौन लोग ये वैक्सीन ले नहीं सकते, इससे पहले भी मैंने बताया आपको कि जिनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है या सर्दी खांसी जुकाम का, तो बहुत सारे बच्चों को इस तरह का कॉम्प्लिकेशंस होता ही है। और आप जानते हैं कि सर्दी के मौसम में जो है ज्यादातर बच्चों को इस तरह का कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसको ये हमेशा होता रहता है। तो उसके बावजूद भी सीवियर एलर्जीज हैं, उसके बावजूद भी जो है इस तरह से एट रैंडम क्यों दी जा रही है? ये चीज़ सरकार का एक फेल्योर है, क्योंकि इसमें जो वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन का जो प्रोटोकॉल्स माना होता है, जो गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट का 2017 का है, उस हिसाब में वो गाइडलाइन भी इनकम्प्लीट गाइडलाइन है। और ये लोग भी जो कर रहे हैं उस गाइडलाइन को भी फॉलो नहीं कर रहा है। ये लोग टारगेट बेस्ड वर्क कर रहा है। मैंने पहले ही बताया आपको, इसमें कोई भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को या हेल्थ प्रोटोकॉल्स को मानने का कोई मैप। चलिए अब स्कूलों की बात करते हैं जो बच्चों को दी जा रही है। बच्चों से एकदम छोटे छोटे बच्चों को लेकर 15 साल के बच्चों तक ये स्कूलों से जिस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है, जिस तरह से माँ बाप को बोला जा रहा है और लाइन लगा कर जो है इसको लेने के लिए कहा जा रहा है, तो आप इस पर बोलिए। आप इसमें ये ज़बरदस्ती क्यों? इसमें ये ज़बरदस्ती तो कोई वैक्सीन में हो नहीं सकता, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत हम लोगों का सबको वो हक है कि हमारे बॉडी के ऊपर और हमारे चीज़ के ऊपर राइट टू लीव, ये जो है ये अधिकार हमको है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सरकार का भी हो या कोई भी व्यक्तिगत हो या प्राइवेट हो, आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई फोर्स करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और होगा भी, और हो भी रहा है काफ़ी जगह पे। अच्छा, दूसरी बात है कि ये सरकार ने RTI में डिफरेंट कोर्ट जजमेंट्स में, हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के काफ़ी जजमेंट में ये बताया है कि ये चीज़ को बहुत ध्यान से करना है। एफिडेविट में भी दिया है और सरकार RTI में भी बताया है और दूसरे कोर्ट के जजमेंट्स में भी है कि ये पूरा के पूरा वॉलंटियरी है, ये मैंडेटरी, ये कंपलसरी नहीं है। कोई भी वैक्सीन्स, चाहे वो बच्चों को लगाया जाए, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर हो, या बड़ों के लगाने वाला वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन मैंडेटरी नहीं है। तो अभी आपके पास ये स्वाधीनता है, आपके पास ये अधिकार है कि आप चाहे तो उस वैक्सीन के बारे में पूरी जानकारी ले, उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, उसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में सब कुछ जानने के बाद अगर आपको लगे कि ये आपके लिए सेफ़ है, ये आपके बच्चों के लिए सेफ़ है, तभी आप ये वैक्सीन। तो आप क्या समझते हैं कि स्कूल में जो लोग दे रहे हैं या टीचर जो लोग कह रहे हैं कि ये लोग वेल इक्विप्ड हैं इन सारे चीज़ों से, जो है ये एडवर्स इफेक्ट क्या होने वाला है, ये हेल्थ इफेक्ट में ये वेल इक्विप्ड नहीं है, क्योंकि नहीं, इक्विप्ड नहीं है। 4 केसेस ऑलरेडी आया है। हाँ, इक्विप्ड नहीं है। तो हम लोगों ने सुना था कि बहुत साल पहले यूरोप में इस तरह का कुछ
किसी वैक्सीन देने पर जो है एक मौत हो गई थी, तो सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रोक दिया गया था। तो यहाँ पर जिस तरह से अभी 2-4 केसेस आ चुकी है, यानी मौत की केसेस आ चुके हैं, किसी भी घर के किसकी भी बच्चा है या किसका जो अपना जो औलाद है वो अपने औलाद से वो हाथ धोना पड़ा उनको। मैं उसी का हालांकि example आपको हालांकि दे रहा हूं। आज देखिए 17 हालांकि तारीख ये इंक्वायरी है हो रही है, इंक्वायरी के बाद क्या रिजल्ट आती है वो बात की बात है, मगर हमारे पास जो अभी जो खबरें आ रही हैं वो वैक्सीनेशन के बाद ही कॉम्प्लिकेशन पैदा हुआ, मौत हो गई। तो अभी आप बताइए कि गार्जियंस और पेरेंट्स के लिए आप इस पर क्या बताना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? उनको ये जो चीज़ है, इन्फॉर्मेशन मैंने बताया, वैक्सीन वॉलंटरी है, इसका आरटीआई भी है। हमारे काफ़ी सारा ग्रुप और फेसबुक पेजेस में भी ये चीज़ दिया हुआ है। अजहर भाई भी अपने पेज में ये डालेंगे। इस चीज़ को आप अपने स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन से शेयर करें। हमारे एक चिट्ठी बनाया हुआ है, वो फोरम फॉर इंडियन सिटीजन्स के वेबसाइट में दिया हुआ है। उसको आप चाहे तो अगर आप विलिंग नहीं हो वैक्सीन देने के लिए, आप वो अपने वेबसाइट का नाम बता दीजिए। फोरम फॉर इंडियन सिटीजन के वेबसाइट में है वेबसाइट, वो forum4indiancitizen.weebly.com में वो एमआर वैक्सीन वाला जो ऑप्शन है, एमआर वैक्सीन कैंपेन, उसके अंदर वो चिट्ठी और बाकी सारे एमआर वैक्सीन के ये सारे कानूनी और साइंटिफिक और ये सारे न्यूज़ और इस चिट्ठी को अपलोड कर दिया गया है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपने हिसाब से अपना स्कूल के नाम और दूसरे चीज़ को भर के आप अपने स्कूल में वो डाल सकते हो। और उसमें वो चीज़ भी अटैचमेंट कर दिया गया है, कोर्ट के जजमेंट्स को और वैक्सीनेशन जो वॉलंटियरी है सरकार का उस आरटीआई को भी। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए वो वेबसाइट में ऑलरेडी अपडेट है और दूसरे अपडेट्स भी और हर दिन हो रहा है। आप जो ये मौत का बारे में आप ये जो केसेस के बारे में आप बोल रहे हो, इसको अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखो, 9 तारीख से ये शुरू हुआ है आज के दिन तक, अगर आप देखोगे कि कम से कम 4 या 5 केसेस हो गया, यानी कि हर दिन 9 तारीख के बाद यानी कि 10 तारीख से अगर हम पकड़े तो हर दिन एक इंजरी, एक या तो डेथ का केस बहुत अफसोसदायक है, बहुत अफसोसदायक है, बहुत ही अफसोसदायक है। और इसका जो अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे किसी भी स्कूल में, अगर मान लीजिए कल जो स्कूल में इंसिडेंस हुआ है, परसों एक बच्चे का जो मौत हुआ है, उस वहाँ के स्कूल में 250 या शायद बच्चों के अंदर ये आके मुझे एग्जैक्ट नंबर मालूम नहीं है, लेकिन जो भी है 99 में उस बच्चे का नाम था। यानी कि मैं पकड़ सकता हूँ कि 100 बच्चे का वो वैक्सीनेशन हुआ है, 100 बच्चे में एक बच्चे का ये इंसिडेंस हुआ है। तो अगर आप एवरेज या स्टैटिस्टिक्स पकड़ो जो दूसरे लोग अपने स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं, तो इस स्टैटिस्टिक्स में देखोगे तो हर दिन में एक और एक स्कूल में एक बच्चे का एक स्टैटिस्टिक्स आ रहा है। ठीक है, अभी आप बताइए अमित दा, अभी यहाँ पर अगर किसी इंस्टीट्यूशन किसी के तरफ से भी इस तरह की फोर्स किया जाता है तो हम लोग क्या करें? वो पेरेंट क्या करे? पुलिस के पास जाए, एफआईआर करे, या इस किस्म का जो है क्या करें? 3 चीज़ हो सकता है। एक तो आप जाके आपका ये सारा डिटेल्स जो चिट्ठी है वो आप स्कूल को दे सकते हो। चिट्ठी के साथ लगा हुआ जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके साथ ज़बरदस्ती किया गया है उस इन्फॉर्मेशन की, यानी कि चिट्ठी के पोर्शन को बात छोड़ के बाकी जो दूसरा पोर्शन है जिसमें एफआईआर के कर सकते हो आप, यानी या जीडी कर सकते हो। अगर एफआईआर नहीं लेते हैं तो एफआईआर या जीडी करवाइए। अगर जीडी लेते हैं तो जीडी को आप दूसरे तरीके से लोअर कोर्ट में जाके इस किस्म का अगर कोई इंस्टीट्यूशन अगर इस तरह का काम करता है, अगर या कोई भी जीडी या एफआईआर नहीं ले रहा है आपके थाने में, तो आप सीधा उस चीज़ को आपके चिट्ठी को, आपके कंप्लेन को आप एसपी के पास, एसपी को भेजिए, या तो एसडीपीओ को भेजिए, या तो आप उस कमिश्नर है तो कमिश्नर को भेजिए या कमिश्नर को भेजिए। दूसरा रास्ता जो है कि आप डायरेक्ट पिटीशन में जाइए। सरकार का डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये बच्चों का मैटर है। आप लोग सीधी तरीके से नेशनल चाइल्ड राइट्स कमीशन में भी जा सकते हो, ये कंप्लेन को वहाँ पे दर्ज कर सकते हो। तीसरी रास्ता है कि आप इंडिविजुअली इसमें रीट पिटीशन में जा सकते हो। फोरम फॉर इंडियन सिटीजन, अगर कोई पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ है, कोई इंडिविजुअल रूट पिटीशन या दूसरे भी जो 2 माध्यम मैंने बताया, उसमें आप लोगों को हेल्प करने के लिए हम लोग हाजिर हैं। वो जो वेबसाइट बताया उस वेबसाइट में आप जाइए, उसमें डिटेल मिलेगा। ग्रुप और बाकी सारा पेजेस में हम लोगों का कम्युनिकेशन एड्रेस और नंबर्स भी मिलेंगे। अजहर भाई अपने इसमें आपको ये डाल देंगे, तो आप लोग चाहे तो इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है अमित दा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में। और बहुत सारे कानूनी पहलू जो है और हेल्थ एस्पेक्ट जो है अमित दा ने बताया, उनका भी शुक्रिया करते हैं। आगे भी वो हम लोगों को इस तरह की
एक्सपर्ट अपने एक्सपर्ट ओपिनियन से नवाजेंगे। और आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि लोग जो इससे जानकारी हासिल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।